नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक शिक्षक बंधु ने प्रश्न पूछा है कि जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात टेट का उल्लेख पूरे आरटीई एक्ट में जब कहीं नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में सभी शिक्षकों को टेट पास करने का आदेश कैसे दे सकती है। आज इस प्रश्न का उत्तर और इसके कानूनी पहलुओं को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और आप सब खुद इस बात को जज कर पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितना गलत निर्णय पास किया गया है। यह निर्णय कितना सुपरफिशियल है और इस निर्णय में कितनी सारी कमियां हैं। आज की चर्चा बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि यदि आप इस विश्लेषण की गहराई को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तब आपको समझ आएगा कि इस निर्णय के माध्यम से शिक्षकों को कितना मूर्ख बनाया गया है, कितना ठगा गया है और किस प्रकार उसे बलि का बकरा बना दिया गया है। सन 2002 में संविधान में 86वां संशोधन लाया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे लागू करने के लिए सन 2009 में आरटीई एक्ट 2009 बनाया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। जिस समय आरटीई कानून ड्राफ्ट किया गया और उसे लागू किया गया, उस समय टेट नाम की कोई बीमारी नहीं थी। इस एक्ट में प्राइमरी और अपर प्राइमरी के शिक्षक जो क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आरटीई एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनका न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण करने की जिम्मेदारी इस एक्ट के सेक्शन 23(1) के अंतर्गत एनसीटीई को सौंपा गया और इसका निर्धारण करने के लिए एनसीटीई को 3 महीने का समय दिया गया। 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इन शिक्षकों के अन्य योग्यताओं के साथ न्यूनतम योग्यता के रूप में टेट को भी जोड़ दिया गया और यहाँ से पहली बार टेट का पदार्पण हुआ। हालांकि इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह न्यूनतम योग्यता पूर्व के नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। एनसीटीई द्वारा 29 जुलाई 2011 को एक और अमेंडेड नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि म्यूजिक शिक्षक, स्पोर्ट्स शिक्षक, आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक पर भी यह न्यूनतम योग्यता अर्थात टेट लागू नहीं होगा। इन शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता 2001 के नियमावली के अनुसार ही चलता रहेगा जब तक कि इनके लिए कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है या एनसीटीई का कोई अगला आदेश नहीं आता है। अब पहली बात आप समझ गए होंगे कि चूंकि आरटीई एक्ट बनने और लागू होने के बाद टेट का इजाद न्यूनतम योग्यता के रूप में हुआ, इसलिए टेट का उल्लेख आरटीई एक्ट में नहीं किया गया है। लेकिन अब जो बात हम कहने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा। आरटीई एक्ट में 2017 में संशोधन हुआ, जिसमें न्यूनतम योग्यता पास नहीं किए हुए शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया और उस समय तक सभी शिक्षकों को अपने न्यूनतम योग्यता पास करना आवश्यक बनाया गया। अब यहाँ एक बड़ा पेंच है कि इस संशोधन में भी टेट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिर क्यों? जब आरटीई एक्ट ड्राफ्ट किया गया था उस समय तो टेट नहीं था, इसलिए उस समय टेट का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन जब 2017 में संशोधन हुआ उस समय आखिर टेट शब्द का इस्तेमाल इस संशोधन में क्यों नहीं किया गया? अर्थात 2017 के संशोधन में भी टेट की कोई बात नहीं की गई, जबकि उससे पहले टेट का इजाद हो चुका था। तब भी टेट शब्द का इस्तेमाल इस संशोधन में नहीं किया गया। इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। यदि
सभी शिक्षकों के लिए टेट ही मिनिमम क्वालिफिकेशन हुआ होता तो इसमें स्पष्ट रूप से टेट लिखा जाना चाहिए था, लेकिन 2017 के संशोधन में भी टेट के बजाय मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा गया है, टेट नहीं लिखा गया। इन बारीकियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल एनसीटीई के नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति इस नोटिफिकेशन से अर्थात 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन से पहले हुई है, उनको एनसीटीई के 2001 के नियुक्ति नियमावली के अनुसार अपना न्यूनतम योग्यता हासिल करना है, और जिनकी नियुक्ति 2010 के नोटिफिकेशन के बाद हुई है उन्हें 2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार न्यूनतम योग्यता हासिल करना है। अर्थात यह टेट सभी शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है। यदि ऐसा होता कि सभी सेवारत शिक्षकों को भी टेट पास करना आवश्यक होता तो 2017 के संशोधन में न्यूनतम योग्यता शब्द ना लिखकर टेट लिखा जाता, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा जाता। इस संशोधन में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक है। न्यूनतम योग्यता 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए अलग थी और 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए अलग, जिसमें टेट शामिल है। इसीलिए 2017 के संशोधन में टेट शब्द का इस्तेमाल नहीं करके न्यूनतम योग्यता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कानून बनाने वाले, संशोधन करने वालों को स्पष्ट रूप से पता था कि शिक्षकों के लिए टेट का इजाद न्यूनतम योग्यता के रूप में हो चुका है। बावजूद इसके टेट शब्द का इस्तेमाल करने से बचा गया। इसलिए 2017 के संशोधन में सभी शिक्षकों का मतलब हम सभी सेवारत शिक्षकों को भी मान लेते हैं, तब भी सभी शिक्षकों के ऊपर टेट को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी शिक्षकों को उनके नियुक्ति के अनुसार न्यूनतम योग्यता हासिल करना था। अर्थात 2010 से पहले वाले नियुक्त शिक्षकों को एनसीटीई के 2001 के नियमावली के अनुसार न्यूनतम योग्यता हासिल करना था और 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों को 2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार न्यूनतम योग्यता हासिल करना था। अर्थात केवल उन शिक्षकों को ही टेट पास करना अनिवार्य था। कुल मिलाकर यह कहें कि चूंकि सभी शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अलग अलग थी और टेट न्यूनतम योग्यता के रूप में सभी शिक्षकों पर लागू नहीं होता था, इसलिए 2017 के संशोधन में न्यूनतम योग्यता की बात की गई, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई, टेट की बात नहीं की गई, जबकि टेट का इजाद उससे काफी पहले हो चुका था। अब बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह तारीख 23 अगस्त 2010 नहीं होकर 29 जुलाई 2011 होनी चाहिए, क्योंकि एनसीटीई ने इस दिन अपना अमेंडेड नोटिफिकेशन जारी किया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनके राज्य में चूंकि आरटीई एक्ट को बाद में लागू किया गया, इसलिए जिस तारीख से उनके राज्य में आरटीई एक्ट को लागू किया गया उस दिन से वहां के शिक्षकों पर यह लागू होना चाहिए। हालांकि यह एक विचार का विषय है, यह एक कंसर्न जरूर है, इस पर इस समय कुछ कहना थोड़ा कठिन है। लेकिन सब कुछ इतना स्पष्ट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय आना वास्तव में आश्चर्यजनक लगता है। ऐसा निर्णय हमारे सोच से परे है। यह निर्णय पूरी तरह से प्रीजुडिस्ड है और ऐसा निर्णय सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। आज न कल इसका जाना ऑलमोस्ट तय है। इस निर्णय के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखना है, चाहे वो न्यायिक संघर्ष हो या प्रशासनिक। साथ ही अपनी तैयारी भी जारी रखें और यदि आपके राज्य में विभागीय टेट का आयोजन होता है तो उसमें भाग अवश्य लें। चूंकि यह आजीविका का सवाल है, नौकरी का सवाल है, हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन यह निर्णय सरासर गलत है, इसका विरोध तो हम कर ही सकते हैं और इसके लिए जितना संभव हो सकेगा हम लोग
संघर्ष अवश्य करेंगे। न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर बैठे लोगों से इस तरह के निर्णय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमारे देश में आम जनता की कोई कीमत नहीं है। उनकी समस्याओं से व्यवस्था में बैठे लोगों को कोई मतलब नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए टेस्ट की व्यवस्था की गई थी। इन्हें वो टेस्ट मंजूर नहीं था। इन्हें कॉलेजियम ही अच्छा लगता है, भाई भतीजावाद ही अच्छा लगता है कि हम खुद ही अपने लोगों को सिलेक्ट करके जज बना देंगे। उन्हें टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन आम जनता को टेस्ट पे टेस्ट लिए जाइए। यदि गुणवत्ता के लिए टेस्ट इतना जरूरी है तो यह सभी के लिए होना चाहिए। आखिर यह सिलेक्टेड क्यों? यह सभी के लिए कॉमन होना चाहिए। शिक्षकों के लिए भी, अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी, न्यायाधीशों के लिए भी और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी। इस अंक में यहीं तक। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।